तो हम कह रहे थे आपसे कि एग्जाम्पल नंबर 7.1 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 7.1 आपसे कहता है जबकि नाइट्रोजन एग्जिबिट करता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। 5 हेलाइड नहीं बनाता ये 5 हेलाइड क्यों नहीं बनाता? क्या दिक्कत है नाइट्रोजन के साथ? आ जाओ। पहले हमने नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी 1s2 2s2 2p3 और यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस लास्ट शेल की या वैलेंस शेल की। तो वैलेंस शेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 5, 2s में और 3p में। रिद्धि, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत बेटा? नो सर। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट कराऊं? नो सर। चलो ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 5 इलेक्ट्रॉन है तो तुझे ये पता है ये है ns, ये है np, इसके बाद आना चाहिए n-1d या nd ले लो खाली nd। मैंने आपसे पूछा क्या 2s होता है तो आपने कहा हाँ जी होता है। क्या 2p होता है? जी बिल्कुल होता है। क्या 2d होता है? नहीं होता। तो ये क्वेश्चन यहाँ नहीं डी ब्लॉक में भी आएगा। 2d डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाई? मैं तेरे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 2d डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाई? तो क्वेश्चन हमारा ये 11वीं का ही है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि डी का एल होता है। डी का जो एल होता है वो होता है 2 और यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में 2d में आपको n दिखाई दे रहा है वो भी दिखाई दे रहा है 2। n इज ग्रेटर देन l रूल यहाँ पे अवॉइड करा जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? 2d डज नॉट ओबे n इज ग्रेटर देन l रूल। इस वजह से 2d एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब अगली बात सुनो, 2d एग्जिस्ट नहीं करेगा इसलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +5 में एक्सपैंड नहीं करेगी। और अगर वो +5 ऑक्सीडेशन में एक्सपैंड नहीं करेगी तो नाइट्रोजन अपने आप को और खोल नहीं पाएगा। ठीक है, अब तुमने कहा नहीं भैया नाइट्रोजन +5 में एक्सपैंड करता है। नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो अगला क्वेश्चन आ गया, कहां से दिखाएगा जब उसके पास 2d तो है नहीं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या है? इस पॉइंट को बोलते हैं, रीजन को बोलते हैं एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अगर इसके पास डी ऑर्बिटल एब्सेंट है ये फिर भी 5 दिखाएगा तो किसकी प्रेजेंस में दिखाएगा? नाइट्रोजन शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली। सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अच्छा, और आप ये भी कह सकते हो कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसलिए दिखाता है क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप कहोगे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन भी है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाने की वजह से ढाई ऑक्सीजन ही 5 बॉन्ड बना देते, या आप यूं कहो 2 नाइट्रोजन के साथ 5 ऑक्सीजन ही 5 बॉन्ड बना देते हैं। लेकिन अगर फ्लोरीन की बात करें तो एक ही नाइट्रोजन के साथ 5 फ्लोरीन लगेंगे। 5 फ्लोरीन ये क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि छोटी सी जगह में बहुत ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएगी। तो कोई तुमसे पूछे क्या ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा है। ड्यू टू हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन NF5 does not exist, but due to less electronic repulsion N2O5 exist। दूसरी बात, N2O5 एक चीज और करता है, इसके पास एक चीज और है, वो है डेटिव बॉन्ड। क्या है वो? अब ये डेटिव बॉन्ड क्या होता है मैं आपको सिखाता हूँ। डेटिव बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और एक और चीज है
रेजोनेंस स्टेबिलिटी, रेजोनेंस स्टेबिलिटी, इस वजह से, इन सब कारणों की वजह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, नाइट्रोजन कितनी कोवैलेंसी दिखा सकता है, ये भी इसी क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा। तो आप कहोगे नाइट्रोजन के पास एक S है, 3 P है, तो नाइट्रोजन सिर्फ 4 कोवैलेंसी दिखा सकता है, 4 मैक्सिमम। तो इस तरीके से तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के पास भी कमी है। हाँ, ऑक्सीजन भी अपना, ऑक्सीजन के पास भी डी नहीं होता, फ्लोरीन के पास भी डी नहीं होता, ये भी 4 कोवैलेंसी से ज्यादा नहीं दिखा सकते, मैक्सिमम कोवैलेंसी सिर्फ 4 दिखा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आओ, तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन के अंदर हमने काफी सारी बातें सीख ली, अगली बात देखना आपको समझ में आएगी। आओ, अब मैं 3 एलिमेंट के नाम लिख रहा हूँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तीनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तीनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी मैक्सिमम है उनके ग्रुप में, एक्सेप्शनली स्मॉल है, बहुत छोटे हैं। कितने छोटे हैं? एक्सेप्शनली स्मॉल है। अच्छा, बहुत छोटे हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, और मैक्सिमम 4 कोवैलेंसी होती है इनकी, और एक S 3 P डब्बे खाली होते हैं इनके पास सिर्फ, इसको भी 4 कोवैलेंसी ही कहते हैं। तो यही पता चल गया हाइब्रिडाइजेशन में डी नहीं आता इनके, sp3 पे जाके हाइब्रिडाइजेशन रुक जाएगी, और डी नहीं है इसलिए ये पी पाई डी पाई बॉन्डिंग नहीं दिखाते। कौन सी दिखाते हैं? पी पाई पी पाई। तो इस पी पाई की वजह से इनका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बड़ा स्टेबल होता है। नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बड़ा स्टेबल होता है। फिर आपने कहा पी पाई बॉन्डिंग तो वही दिखाएगा जो पाई बॉन्ड बनाए। फ्लोरीन क्यों नहीं पी पाई बॉन्ड बनाता? उसकी जरूरत ही पूरी हो गई, तो पी पाई कहाँ से बनाएगा? इसका जवाब दूसरा है, ये पी पाई बॉन्ड इसलिए नहीं बनाता क्योंकि 2 बॉन्ड नहीं बनाता, इसका मतलब ये स्टेबल भी नहीं। फिर बात आई फ्लोरीन क्यों स्टेबल नहीं है? एक तो छोटा, ऊपर से इतने सारे इलेक्ट्रॉनों का बोझ, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इस बॉन्ड को तोड़ देगी। F2 is least stable in O2, N2 and F2 because of inter-electronic repulsion। ठीक है, ये सब बातें किस एग्जाम्पल से रिलेट करती है कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता। ठीक है, आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल और है बेटा यहाँ पर, PS3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। PH3 का बॉइलिंग पॉइंट कम है। अब एक और क्वेश्चन आया है, इसमें बहुत सारी बातें आएंगी। PH3 का बॉइलिंग पॉइंट NH3 से कम है। मैं कहता हूं इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसकी सॉल्युबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी सब कम है NH3 से। और एक ही रीजन है उसका, क्या है ऐसा NH3 के पास? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या? ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसको ध्यान रखना है। अब फिर से मेरी कुछ बातें ध्यान दो। अब बच्चा कहता है भैया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ लगती है? जिस बच्चे को ये ना पता हो वो तो अल्ट्रा लेवल का मूर्ख है कि हाइड्रोजन होना जरूरी है, यानी कि हाइड्राइड के लिए। अब किसका हाइड्राइड? फोन का हाइड्राइड। फोन का मतलब FON, HF एक फोन का हाइड्राइड है, H2O O का हाइड्राइड है, NH3। तो इन तीनों में ही पाई जाएगी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इनमें से किसी एक H को रिप्लेस करके कोई कुछ आ जाए, पहली बात HF में तो कुछ रिप्लेसमेंट बनती नहीं है, H2O में बनती है। आप H2O को देखो, एक ही H रिप्लेस करना, दोनों कर दोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी। एक H होना जरूरी है, R लगा दिया मैंने। ठीक है,
अब भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, ये है अल्कोहल। अगर मैं दोनों R लगा दूं तो यानी कि ईथर, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा। अगर मैं NH3 की बात करूं तो उसका एक H हटाओ और एक R लगा दो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। एक और H हटाओ। अच्छा याद रखना, जितने H हटाते जा रहे हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर होती जा रही है। और तीनों H हटा के 3 R लगा दो तो याद रहेगा, ये है प्राइमरी अमीन। याद भी रखो क्योंकि आपके पास एक टॉपिक और है जिसे कहते हैं हम ऑर्गेनिक। ये है सेकेंडरी अमीन और यह है टर्शरी अमीन। टर्शरी अमीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाता, इस बात पे ध्यान रखना। FON के हाइड्राइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं, ऑक्साइड नहीं दिखाते, फ्लोराइड नहीं दिखाते, हैलाइड नहीं दिखाते, सिर्फ हाइड्राइड। और हाइड्राइड अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएंगे। अब आप कहोगे भैया कौन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कहाँ की इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो देखो पहले आप इस बात को समझ लो, मैं टर्म जो लिख रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें H F O और N के साथ बॉन्ड बनाता है। एक बनाता है HF, एक बनाता है OH और एक बनाता है NH। HF सबसे ज्यादा, OH उससे कम, NH सबसे कम। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पैटर्न है। ठीक है, सबसे ताकतवर कौन बनाता है? HF। उससे कमजोर कौन बनाता है? OH। और सबसे कमजोर कौन बनाता है? NH। जब मैं आपसे पूछता हूँ HF कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाँ जी ठीक है, इसके अलावा कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है? नहीं। अब दूसरे इंटर, इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बिटवीन टू कैसे? ये देखो H2O और H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो हाँ जी हो सकती है, उसका H इसका O। ठीक है। अच्छा अगर दो अलग अलग हो तो? अगर दो अलग अलग हो तो भी इंटरमोलिकुलर। दोनों एक जैसे थे तो होमोजीनियस, और दोनों अलग अलग थे तो हेट्रोजीनियस। ये नाम सबने सुना होगा। लेकिन अगर एक ही मॉलिक्यूल खुद ही के साथ कर ले तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसा है वो एक मॉलिक्यूल, जरा ध्यान दो। COOH और NH2, ये H और O के बीच में जो बॉन्ड बना है ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी सब कुछ डिक्रीज करती है। और इंटर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी सब इंक्रीज करता है। तो ये दो बातें समझ में आई हमें। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है NH3 की सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी बढ़ने का। तो दो एग्जांपल समझे हमने। ध्यान दो, हम सिर्फ एग्जांपल नहीं पूरा का पूरा टॉपिक समझ रहे हैं। अब इस एग्जांपल को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पिछले वाले एग्जांपल से रिलेट करवा दूंगा मैं आपको। थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोज का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना। तो थर्मल डिकम्पोजिशन की जब हम बात करते हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन में बात आती है किस चीज की? जिसमें हम सोडियम के अजाइड को तोड़ देंगे। अब अजाइड क्या होता है? N3-, इसे कहते हैं अजाइड। ठीक है। अब सोडियम का अजाइड ये रहा, इसे मैंने तोड़ा सोडियम में और नाइट्रोजन में। ठीक है, सोडियम का अजाइड टूटा सोडियम में और नाइट्रोजन में। जहां पे नाइट्रोजन है आपका नाइट्रोजन गैस। ठीक, सोडियम का अजाइड टूटा सोडियम मेटल में और नाइट्रोजन में। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये क्यों डिकम्पोज हुआ? तो आपका जवाब होना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल था। कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल था? ये जो N2 है ये इनर्ट होता है ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पे। ये क्वेश्चन भी आता है, देखो ये रहा, व्हाई इज N2 लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर? क्योंकि ये बहुत स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? अभी मैंने बताया था, ये पी पाई बॉन्ड बनाते हैं। याद रखना
पी पाई बॉन्ड हमेशा ज्यादा स्टेबल होती है पी पाई से। क्यों? सिमेट्री, पी पाई ज्यादा सिमेट्रिक होता है पी से, इस वजह से ये बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है। तो आपसे कोई पूछे ये क्यों डिकम्पोज हुआ सोडियम का अजाइड, क्योंकि वो टूट कर सोडियम और नाइट्रोजन देना चाहता था। सोडियम और नाइट्रोजन क्यों देना चाहता था? नाइट्रोजन क्यों अलग होना चाहता था? क्योंकि नाइट्रोजन जो है रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? पी पाई बॉन्डिंग की वजह से। अब यहाँ पे रिएक्शन भी मिल गया और नीचे दिए एग्जांपल में इंडेक्स के क्वेश्चन का जवाब भी मिल गया। ठीक है, आगे चलते हैं। Why does NH3 act as Lewis base? लुईस बेस के बारे में पता होगा तो हम बात करेंगे ना, क्या होता है लुईस बेस। आओ पहले हम बात करते हैं लुईस बेस और लुईस एसिड। एसिड और बेस के कई सारे कंसेप्ट है। एक अर्हेनियस जिसमें एच आयन देने और लेने वाला होता था, जो एच आयन दे देगा वो है एसिड और जो एच आयन दे देगा वो है बेस, अर्हेनियस का। लेकिन अगर मैं आपसे करूं लोरी ब्राउनस्टेड कंसेप्ट की, तो प्रोटॉन देने वाला यानी कि एच आयन देने वाला एसिड और प्रोटॉन लेने वाला यानी कि एच आयन लेने वाला बेस। वैसे ही लुईस के कंसेप्ट में इलेक्ट्रॉन देने वाला एसिड, इलेक्ट्रॉन लेने वाला एसिड और इलेक्ट्रॉन देने वाला बेस, इलेक्ट्रॉन देने वाला बेस और इलेक्ट्रॉन लेने वाला एसिड। इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करे वो है बेस और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे वो है एसिड। तो आप कहोगे क्या NH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? जी बिल्कुल। क्या इसमें होते हैं NH3? हाँ, इसके पास लोन पेयर है। जिसके पास लोन पेयर है वो अपने लोन पेयर से परेशान रहता है। ठीक है, तो वो चाहता है ये लोन पेयर चला जाए। इस लोन पेयर को वो दे देता है। किसको देता है? जिसके पास, जिसको जरूरत हो इसकी। जैसे लुईस एसिड। हाँ, लुईस एसिड कह सकते हो आप, जैसे एक लुईस एसिड जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अब मैंने कहा AlCl3 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बात को समझना। और जो NH3 है वो इलेक्ट्रॉन फालतू है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कौन होते हैं? लुईस बेस, जिन पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा हो तभी तो डोनेट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो। और ये मिलकर जब कंपाउंड बनाते हैं तो ये बना लेगा आपका अमोनियम। Al नहीं है यहाँ पर, H होना चाहिए था। एसिड भी बदल देते हैं, बनाते हैं मिलकर। ये है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो ये बनेगा इसका NH3.AlCl3। लेकिन अगर मैं इसको एच आयन दिलवाना चाहता हूं तो मैं इसकी पानी के साथ रिएक्शन कराऊंगा। मेरी बात सुनना, पानी के साथ रिएक्शन करते वक्त ये एक H+ आयन ले लेगा और OH- आयन छोड़ देगा। ये है आपका अमोनियम आयन। और OH जो छोड़ा हुआ है हाइड्रोक्साइड आयन। अमोनियम आयन कौन है? जिसने H आयन गेन किया और छोड़ा क्या? OH। OH छोड़ने वाला भी कौन होता है? बेस। इसलिए NH3 बेसिक नेचर का है। आपसे पूछा जाए कि NH3 बेसिक नेचर का है क्यों, तो आप कहोगे क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है। अच्छा मेरी बात सुनो, लुईस एसिड कौन है? इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आप कह सकते हो 13th ग्रुप के कंपाउंड जनरली 6 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। इसका मतलब ये सब क्या होते हैं? लुईस एसिड, जैसे BCl3, AlCl3 वगैरह वगैरह। अब मेरी बात सुनो, हम तो बात कर रहे हैं ग्रुप 15 की, और ग्रुप 15 में तो सभी हाइड्राइड के पास एक लोन पेयर है। तो क्या सब अच्छे खासे बेस है? देखना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं नीचे जाता जा रहा हूँ साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम बढ़ता जा रहा है, साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम बढ़ता जा रहा है, बेसिक कैरेक्टर कम होगा, जिसकी वजह से बेसिक कैरेक्टर कम होगा। बिल्कुल सही। नीचे जाते वक्त सेंट्रल मेटल एटम का साइज बढ़ता है, सेंट्रल मेटल एटम का साइज इंक्रीज होता है। नीचे जाते वक्त लोन पेयर की डेंसिटी, लोन पेयर की डेंसिटी डिक्रीज होती है।
इसलिए नीचे जाते वक्त बेसिक कैरेक्टर ही डिक्रीज होता है। तो आप ये कह सकते हो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, हाँ, लेकिन जब पूछे ना एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो लोन पेयर की बात मत करना। लोन पेयर किसका रीजन है? बेसिक कैरेक्टर का। तो एसिडिक कैरेक्टर के लिए क्या कहोगे? अरे इनके पास हाइड्रोजन भी तो है। डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू लूज एच आयन इंक्रीज, एच छोड़ने की टेंडेंसी बढ़ रही है, ये बात कहलाएगी कि एसिडिक कैरेक्टर नीचे जाते हुए बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, व्हाई डज NO2 डाइमराइज? NO2 में ऐसा क्या हुआ भैया कि उसने अपना डाइमर बना लिया? आओ देखते हैं। NO2 को क्या ख्याल आया कि मैं अपना डाइमर बना लूं? तो हमने कहा भैया NO2 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं ना। सारे बच्चे NO2 का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर में एक समस्या है, एक खाली इलेक्ट्रॉन बैठा है। क्या ये स्टेबल है? बिल्कुल नहीं। इस खाली इलेक्ट्रॉन ने सोचा मैं अपने जैसे एक और स्ट्रक्चर के साथ क्यों ना बॉन्ड बना लूं, इससे मैं स्टेबल हो जाऊं। तो NO2 डाइमर इसलिए बनाता है जिससे अकेला बैठा इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर नहीं है, लोन इलेक्ट्रॉन है, ऑड, ये एक एग्जांपल है। NO2 is an example of odd number इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। NO भी इसका एग्जांपल। तो ये हमेशा अपने डाइमर बना लेते हैं जिससे वो ऑड नंबर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो जोड़ा बनाकर स्टेबल हो जाए। ठीक है, आओ जरा एनसीईआरटी में देखते हैं। क्या एनसीईआरटी में ये लिखा है? NO2 contain odd number of valence electron. It behaves as a typical odd molecule. On dimerization, it convert into a stable N2O4 molecule. इस वजह से ये खुश रहता है। ठीक है, उसके बाद भी वो रेजोनेंस भी करता है। ऊपर दिए हुए 5 स्ट्रक्चर्स को देखो, ये सब रेजोनेंस कर रहे हैं। 6 स्ट्रक्चर रेजोनेंस की वजह से ही नाइट्रोजन के ऑक्साइड इतने ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो कोई पूछे, एग्जांपल आ जाए, नाइट्रोजन इतनी ज्यादा वर्सेटाइल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाता है ऑक्सीजन के साथ? क्यों? क्योंकि सबके सब डेटिव बॉन्ड बनाते हैं और दूसरा सबके सब रेजोनेंस स्टेबल होते हैं। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 5। अब जरा ध्यान दो बेटा, एक बच्चा कह रहा है कि मान लो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल ना होता तो क्या होता? कोवैलेंसी पे क्या फर्क पड़ता? कोवैलेंसी का मतलब होता है वो कितने बॉन्ड बना सकता है। अच्छा, किसी के पास S है, P है, D है, तो वो अपनी कोवैलेंसी और बोल सकता है। अब मेरी बात सुनना, अगर ग्रुप 15 है तो 5 ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक S, 3 P और 1 D। ग्रुप 16 है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक S, 3 B और 2 D। और ग्रुप 17 है तो कितने हो जाएंगे? एक S, 3 P, D3। लेकिन किसी के पास अगर ये D हुआ ही नहीं तो उसको नहीं खोलेगा। और वो कौन है जो जिसके पास D नहीं है? 15वें ग्रुप में नाइट्रोजन जो डी नहीं खोलेगा, 16वें ग्रुप में ऑक्सीजन और 17वें ग्रुप में फ्लोरीन, ये तीनों डी नहीं खोलेंगे। इस वजह से ये sp3 पे ही रिस्ट्रिक्टेड रह जाएंगे। ये बात समझ में आई रिद्धि? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अब एक क्वेश्चन और आया बेटा, देखो, एक बच्चा कह रहा है भैया नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड हैं? तो मैंने कहा भैया 2 S में है इलेक्ट्रॉन और 3 P में है, और वो चाह के भी इनको खोल नहीं सकता क्योंकि उसके पास D नहीं है। तो कितने इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है? वो 3 ही दे सकता है। 3 तो अनपेयर्ड दे सकता है। क्या वो पूरा एक जोड़ा किसी को नहीं दे सकता? दे सकता है। इसी को डेटिव बोलते हैं। अगर उसने पूरा का पूरा जोड़ा दे दिया डेटिव बॉन्ड और 3 नॉर्मल बॉन्ड, तो कितने बॉन्ड बने? 4 बॉन्ड। 3 डेटिव बॉन्ड और 3 कोवेलेंट बॉन्ड, 1 डेटिव बॉन्ड और 3 कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पर दिखाई दे रहा है कि उसने 5 इलेक्ट्रॉन दिए। 5 इलेक्ट्रॉन किसको दिए उसने? ऑक्सीजन को। आना जरा, ये रहा नाइट्रोजन, एक को तो पूरा दे रहा है, 2 इधर दे रहा है और 1 इधर दे रहा है। इस तरीके से कितने बॉन्ड दे रहा है? 1 2 3 4। अच्छा, बॉन्ड 4 ही बनाए लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने कितने दिए? 5। तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? +5, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन बांटने के लिए 5 दिए, बॉन्ड 4 ही बनाए। इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो रुक गई sp3 पे, लेकिन एक जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। In what way can it be proved that PS3 is basic?
आप पीएच3 को बेसिक कैसे बताओगे? भैया पीएच3 बेसिक है तो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता होगा, तो हमने कहा पीएच3 बेसिक है तो क्या वो किसी कमजोर एसिड के साथ रिएक्ट करता है? नहीं, ये खुद कमजोर बेस है। वीक बेस किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है HI। किसी बच्चे के दिमाग में ये नहीं आया कि इसको HCl के साथ क्यों नहीं रिएक्ट कराया, जबकि HCl तो हमारा नॉर्मल रिएक्टेंट है, तो हमें आदत है इसको एज ए एसिड देखने की। तो आप कहोगे NH3 होता तो मैं करा देता, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको अगर मैं कराता HCl के साथ तो वो रिएक्ट करता, HF के साथ कराता तो वो करता। तो इससे आपको एक चीज और पता चली कि एसिड में हैलाइड हाइड्राइड के जो एसिड्स हैं उनमें भी एक एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर है। क्या ये मैं ऑर्डर ठीक लिख रहा हूँ? एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड ऑफ 17th ग्रुप। 17वें ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं उनके एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या है? जितना छोटा सेंट्रल मेटल एटम उसका H छोड़ना उतना मुश्किल। जैसे जैसे सेंट्रल मेटल एटम का साइज बढ़ता जाएगा H छोड़ना आसान होता जाएगा, ठीक है? इस वजह से HI ज्यादा एसिडिक है, तो एसिडिक कैरेक्टर इधर आते हुए इंक्रीज करता है। ये हमने लास्ट ईयर इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, ठीक है? अच्छा, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 7। व्हाई डज PCl3 फ्यूम इन मॉइस्चर? मॉइस्चर में PCl3 फ्यूम क्यों बनाता है? पहली बात तो ये फ्यूम किसकी बनाता है? ये बनाता है फ्यूम HCl की। तो इसका मतलब PCl3 मॉइस्चर यानी कि पानी के साथ रिएक्शन कर कर HCl छोड़ देता होगा। सॉरी, हाँ, HCl छोड़ देता होगा। अब देखो, ये रहा PCl3। अगर मैं इसको पानी दूं, पानी को लिखने का तरीका देखो, H और OH, और पूरा का पूरा OH Cl को रिप्लेस कर दे, पूरा का पूरा OH Cl को रिप्लेस कर दे, तो बनेगा POH होल थ्राइस प्लस 3 HCl। मेरी बात सुनना, POH होल थ्राइस क्या है? H3PO3। ये खुद एक एसिड है। ऐसे एसिड जिनके पास OH होता है वो कहलाते हैं प्रोटिक एसिड। जरा ध्यान दो। एग्जांपल नंबर 7, PCl3 जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो उसके OH आयन, पानी के OH आयन Cl को रिप्लेस कर देते हैं और POH होल थ्राइस बनाते हैं और HCl बाहर हो जाता है। POH होल थ्राइस के जैसे और बहुत सारे हैं हमारे पास। एक तो है H3PO3 जो भी लिखा, एक है HPO3, एक है H2PO3 और एक है H3PO4। अगर आप HPO3 को देखोगे तो वो कैसा होता है? OH। अब हुए 5, ठीक है? अगर आप H2PO3 को देखोगे, H3PO3 को देखोगे, H2PO2 ये बनेगा बेटा, H डबल बॉन्डेड O, डबल बॉन्डेड O और OH। अब ठीक है, H, OH, OH और O, ये है H3PO3। और H3PO4 क्या है? तीनों OH। जितने OH उतना प्रोटिक, ये ट्राई प्रोटिक है, ट्राई प्रोटिक एसिड, ठीक? ट्राई प्रोटिक एसिड। जिसके पास 2 है वो डाई प्रोटिक, एक ही है तो मोनोप्रोटिक, और एक भी ना हो तो नहीं है वो प्रोटिक एसिड, ठीक है? तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 8, आर ऑल 5 बॉन्ड ऑफ PCl5 इक्विवेलेंट? बिल्कुल नहीं। क्या PCl5 के पांचों बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं? नहीं होते। तो कैसे होते हैं? आ जाओ। ये तो बड़े बड़े हैं, ये एक्सियल है। क्यों इनकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है? क्योंकि इनका एंगल छोटा है।
किससे एंगल छोटा है? एक प्लेन से। कहाँ है वो प्लेन? तो ये रहा प्लेन। ये एक्सियल जो है ना, ये ऊपर और नीचे है, एक ऊपर एक नीचे। और जो ये सीएल है, ये पीसीएल, ये सीएल सीएल ऊपर नीचे है। और ये जो ट्राइंगल बना हुआ है ना, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल प्लेन पर है। इसको कहते हैं इक्विटोरियल पोजीशन। इक्विटोरियल पोजीशन पर जो एंगल होता है वो 120 होता है। एक्सियल पोजीशन पर जो एंगल होता है, ये होती है एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पर जो एंगल होता है वो 90 होता है। ठीक है, अब ध्यान दो, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एंगल की। तो जहां बॉन्ड एंगल छोटा होगा वहां बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। 90 डिग्री बॉन्ड एंगल छोटा है 120 से, इस वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है। अब ध्यान रखना, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्टेबिलिटी के भी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के भी। तो इसका मतलब कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा? इक्विटोरियल का बॉन्ड वीक है वो जल्दी टूटेगा, एक्सियल का बॉन्ड वीक है वो जल्दी टूटेगा, इक्विटोरियल के स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो आप कह सकते हो जहां बॉन्ड एंगल बड़ा है वहां पर बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है, वहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है। ठीक है, तो ये था आपका 8वां एग्जाम्पल। ठीक है, अभी हम इसको नहीं रोक रहे हैं। सबसे पहले आप एक बात पे ध्यान दो, जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा 5 बॉन्ड बना सकता है। इसी के सामने जो सल्फर है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 6 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अच्छा 6 बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा है, अगर कभी भी एक लोन पेयर आ गया ना, सीधा 2 बॉन्ड कम हो जाएंगे उसके। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान देना, मैं आपके पास कुछ सामने कुछ कंपाउंड रख रहा हूं जो मुझे यहाँ बुक में दिखाई दे रहे हैं। फॉस्फोरस, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको। पहला H3PO, H3PO के पास एक भी OH नहीं है, H3PO के पास 0 OH है, इसका मतलब ये प्रोटिक एसिड ही नहीं है। H3PO2 के पास एक OH है, ये मोनोप्रोटिक है। H3PO3 के पास 2 OH है, ये डाइप्रोटिक है। और H3PO4 के पास 3 OH है, ये ट्राइप्रोटिक है। जितना OH बढ़ता जाएगा उसका प्रोटिक एसिड कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसको इसकी बेसिसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिसिटी का मतलब समझते हो? एसिड की बेसिसिटी, वो कितने OH रखता है। अच्छा, अब देखो इस स्ट्रक्चर को, H4P2O7, मुझे इस वक्त 4 OH दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसकी बेसिसिटी 2 है। एक फॉस्फोरस के पास 2 ही है, याद रहेगा। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 सेंट्रल मेटल एटम। अगला देखो, यहाँ एक चेन बनाई है H3PO3 होल थ्राइस, इसके पास सबके पास एक एक OH है, तो ये मोनो बेसिक है। ठीक है, अब मैं एनसीईआरटी पे जा रहा हूँ, जरा क्वेश्चन पे देखना बेटा, जरा आप नजर डालना। हाउ डू यू अकाउंट फॉर द रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2? भैया जो H सीधा सीधा फॉस्फोरस से जुड़ा है वो कभी भी नहीं छूटेगा। हाँ, जो O से जुड़ा है वो छूटेगा, और जो O से जुड़ा हुआ छूटेगा वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी दिखाएगा, एसिडिक कैरेक्टर भी दिखाएगा, प्रोटिक कैरेक्टर भी दिखाएगा। याद रहेगा, वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी दिखाएगा, एसिडिक कैरेक्टर भी दिखाएगा, प्रोटिक कैरेक्टर भी दिखाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO4? क्या लगता है आपको H3PO4 की क्या बेसिसिटी है? तो आप कहोगे भैया बेसिसिटी की जब भी कभी कोई बात करे तो उसके OH गिन डालो। H3PO4 में 3 OH होते हैं। ठीक है, क्या होगा अगर मैं H3PO3 को हीट करूंगा, गर्म कर दूंगा तो क्या होगा? आ जाओ ऊपर आ जाओ। जैसे ही मैं H3PO3 को हीट करता हूं वो मुझे H3PO4 और PH3 देता है। यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो आगे जाके +5 बन जाती है, और वही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आगे जाके -3 बन जाती है। खत्म कहानी। ठीक, जब कोई एक ही चीज दो दो तरीके की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करे, या अकेला ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन करे, तो उस रिएक्शन को कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 जनरली शो लो वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू ग्रुप 15। अब मैं आपको सारी बातें बता देता हूं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी से बिलोंग करती है, समझो। सबसे पहले क्या है आयनाइजेशन एंथैल्पी?
इलेक्ट्रॉन लूज करने में जो एनर्जी रिलीज हो। कंडीशन क्या है? कंडीशन है अकेला होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए और गैसियस स्टेट में होना चाहिए। और आयनाइजेशन एंथैल्पी से आपको कुछ मिलता हो तो हमने कहा कि भैया एटॉमिक साइज से तो इनवर्सली है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से डायरेक्टली है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। अगर मैं आपसे लेफ्ट टू राइट की बात करूं तो 15वां ग्रुप, 16वां ग्रुप, 17वां ग्रुप ऐसे आता है। तो मुझे लगता था कि 15वें ग्रुप की कम होगी 16वें से, लेकिन 15वें की ज्यादा होती है। क्यों? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है हाफ फिल्ड, इस वजह से। तो आपसे कोई पूछे कि 15वें ग्रुप की 16वें ग्रुप से ज्यादा क्यों है या 16वें की 15वें से कम क्यों है, क्योंकि 15वां ग्रुप हाफ फिल्ड है। कैसा है? हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। यही कह रहा है ये क्वेश्चन। ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, larger amount of energy is required to remove electron compared to 16. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। H2S, H2SE से कम एसिडिक है H2TE से। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो ग्रुप 15 में पढ़ रहे हो वही 16 में आएगा। पहले आप H2S देखो, नीचे जाते जाते H2TE आएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, नीचे जाते जाते लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है। क्या करने की? H आयन लूज करना इजी हो जाएगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। टेंडेंसी टू लूज H आयन इंक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन एनी हाइड्राइड, किसी भी ग्रुप के हाइड्राइड में। दैट्स व्हाई H2TE इज मोर एसिडिक देन H2S। ये था इस क्वेश्चन का जवाब। अब एक क्वेश्चन ये देखो, H2O लिक्विड है और H2S गैस। भाई मुझे पता है H2S का मास ज्यादा है, उसके पास वैंडरवाल्स फोर्स ज्यादा है, तो H2O के पास ऐसा क्या ज्यादा है? बोलो। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रिद्धि मैंने ऐसा ही बताया था आपको NH3 में, अगर याद है तो बताओ। याद आया? कल ही बताया था कि NH3 के पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी सब कुछ ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वैसे ही H2O के पास ज्यादा है। अगली बार अगर HF का है तो भी जवाब यही रहेगा। क्या लगता है आपको कौन सा एलिमेंट है जो नहीं रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ? ऑक्सीजन के साथ कौन से एलिमेंट रिएक्ट नहीं करते जो लो रिएक्टिविटी दिखाते हो? जिंक तो करता है, Ti भी करता है, आयरन भी करता है। प्लेटिनम को क्या दिक्कत आती है? प्लेटिनम गोल्ड बहुत कम रिएक्टिविटी रखते हैं। और 18वें ग्रुप के एलिमेंट, 18वें ग्रुप के एलिमेंट में एक जिनॉन है और क्रिप्टन है जो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता दिखाई देता है, बाकी एलिमेंट रिएक्ट नहीं करते। जिनॉन भी आसानी से रिएक्ट नहीं करता, बड़ी मुश्किल से रिएक्ट करता है। खत्म कहानी। विच फॉर्म ऑफ सल्फर शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर? क्या लगता है आपको कौन सी फॉर्म होगी सल्फर की जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगी? तो हमें तो यही नहीं पता भैया पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर थोड़ा सा अट्रैक्टिव टुवर्ड्स मैग्नेट, मैग्नेट की तरफ, जो मैग्नेट की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो उसे कहते हैं पैरामैग्नेट। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं,
मैंने ऑक्सीजन को देखा O2, वो डबल बॉन्ड बनाता है, 2 जोड़े रखता है लोन पेयर के, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो एक भी नहीं है, फिर भी ये पैरामैग्नेटिक है। तो जवाब दोगे क्यों? वो कह रहा है O2, पहला क्वेश्चन, O2 के पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी वो पैरामैग्नेटिक क्यों? O2 के पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी वो पैरामैग्नेटिक क्यों? तो जवाब देखो, जो O2 है ना भैया, उसमें एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, उसका नाम है मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो इस तरीके से भरी जाती है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, इसे कहते हैं बॉन्डिंग, इसे एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, इसे कहते हैं बॉन्डिंग, इसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग। फिर सिग्मा 2pz2 5 2px2 2py2, कितने हो गए टोटल? 14 हो गए, 2 बच रहे हैं। पाई स्टार 2px1 2py1। अब मेरी बात सुनो, क्या आपको यहाँ पर अकेले इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो दिख रहे हैं, यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से सल्फर भी कभी कभी इस फॉर्म में दिखाई देता है, तो क्या उसके पास भी पाई स्टार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? जी बिल्कुल। सल्फर के पास एक ही ऐसी शेप है जिसे हम एक ही ऐसी मॉलिक्यूलर फॉर्म है जिसे हम कहते हैं S2, जिस फॉर्म में वो कभी पाया नहीं जाता। अगर पाया जाएगा तो सल्फर गैसियस फॉर्म में होगा, सल्फर डबल बॉन्ड बनाएगा, सल्फर डबल बॉन्ड बनाएगा, सल्फर गैसियस फॉर्म में पाया जाएगा, उसे कहते हैं हम S2। S2 की फॉर्म में, S2 की फॉर्म में उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग के नाम से। पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग के नाम से जब सल्फर के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे तो वो उसकी S2 फॉर्म है, वो गैसियस फॉर्म है, बहुत हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है, जनरली एग्जिस्ट नहीं करती है। वो किसके जैसी है? O2 के जैसी। वैसे जनरली सल्फर कैसा एग्जिस्ट करता है? S6 to S20। अगर S6 से लेकर S20 की बात करूं तो सारे सिग्मा बॉन्ड है। क्या है? सारे सिग्मा बॉन्ड है, और वो डबल बॉन्ड नहीं बना रहे। डबल बॉन्ड बनाते तो वो S2 की फॉर्म बना। S2 की फॉर्म बहुत अनस्टेबल है, याद रहेगा। कुछ कुछ बातें ध्यान दो। O2 क्यों पैरामैग्नेटिक है? क्योंकि उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पाई वाले। S2 क्यों पैरामैग्नेटिक है? क्योंकि उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पाई वाले। ये क्वेश्चन का जवाब था। लेकिन S2 स्टेबल नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। S2 बनता है, हाँ बनता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। क्या O2 की तरह S की कोई ऐसी फॉर्म है जो गैस की होगी? हाँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वो S2 है। सल्फर सॉलिड फॉर्म में क्यों पाया जाता है? क्योंकि उसकी एटॉमिसिटी बढ़ जाती है, 6 8 10 15 इतना मॉलिक्यूलर मास हो जाता है कि वो भारी हो जाता है, सॉलिड की फॉर्म में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। एक बार एनसीईआरटी में फिर से इस क्वेश्चन को रीड करो, प्लस इसका आंसर भी रीड करो। इन वेपर स्टेट सल्फर पार्शियली एग्जिस्ट एज S2। देखो वेपर स्टेट तो वो भी बहुत थोड़ी सी मॉलिक्यूल विच हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑफ पाई स्टार। क्या ये एंटी बॉन्डिंग ऑफ पाई स्टार ही है? जरा चेक करना। हाँ जी, एंटी बॉन्डिंग ऑफ पाई स्टार। ये 3p वीपी लिखने की जरूरत नहीं है, जो चीजें नहीं आए वो कभी मत लिखो, नंबर कट जाए, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है 3p में आता है 4p में आता है, मुझे आता है। वहां तक पहुंचना पड़ेगा, 32 तक लेके जाना पड़ेगा। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को देख लो। सल्फर का डाइऑक्साइड रेजोनेंस बनाता है, इस वजह से स्टेबल होता है, ठीक है, जिसमें उसका एक बॉन्ड डेटिव होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, जैसे ओजोन। एग्जाम्पल नंबर 14 तो पीछे रह गया क्या बेटा? एग्जाम्पल मेरी किताब में नहीं है बेटा। 13 कौन से पेज पे है? ये गायब है बेटा टप्पा। कोई बात नहीं, मैं पढ़ के सुना दूंगा। 13 है किसी की किताब में से। हेलोजेंस हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप जानते हो कि हेलोजन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखता है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है अपने वैलेंस शेल में, उससे उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज एंड हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इन दो वजहों से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखता है। मैं फिर भी आंसर पढ़ता हूं। हेलोजन हैव स्मॉल साइज, ठीक है,
इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड एंड देयरफॉर हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यही दो रीजन हो सकते हैं। फिर भी रीजन क्यों पढ़ रहा हूं मैं बार बार कहता हूं एनसीईआरटी का रीजन पढ़ लिया करो, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूं इतने साल से, फिर भी हमसे गलती होती है तो तुमसे तो हो ही सकती है, तो पढ़ा करो उस चीज को आगे। अब एक बार 13वां क्वेश्चन देखते हैं जो खाली पड़ा है, देखो क्या होगा जब कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड कर दिया जाएगा कैल्शियम फ्लोराइड के साथ। तो कैल्शियम का सल्फेट बना लेगा, रिएक्शन है। वो कह रहा है क्या होगा, क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपन, अच्छा लग रहा है, मैं एनसीईआरटी लिख रहा हूं। चलो, जब कंसंट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट करेगा कैल्शियम के फ्लोराइड के साथ तो बनेगा कैल्शियम का सल्फेट और 2 HF। ध्यान रखना इस बात। अगला क्वेश्चन, क्या होगा जब SO3 पास की जाती है H2O से तो बनेगा H2SO4। खत्म कहानी। हो गए 2 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 13 था, ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15 ध्यान देंगे बच्चों। Although electron gain enthalpy of fluorine is less negative as compared to chlorine, fluorine is stronger oxidizing agent than chlorine। भैया ये इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन का जो कंपाउंड है ना F2 वो सबसे अनस्टेबल है किसी भी डायटोमिक गैस में। क्यों अनस्टेबल है? एक तो उसका साइज छोटा है, छोटे साइज की वजह से 3-3 बॉन्ड की वजह से इतनी इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है कि फ्लोरीन टूट जाता है। तो सबसे पहले आएगा इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ऊपर। पहला जवाब क्या है? लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एफ बॉन्ड। और दूसरा क्या है? हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ F माइनस। F माइनस बहुत जल्दी पानी के साथ रिएक्शन करना चाहता है। क्यों? पानी क्या किसी के भी साथ रिएक्शन करना चाहता है, वैसे मॉइस्चर ही मिलता है इसको सबसे पहले, इसलिए मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है। तो इसकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी और सबसे इंपॉर्टेंट अपने F को तोड़ना चाहता है, इस वजह से ये ऑक्सीडाइज कर लेता है अपने आप। ठीक है, गुड, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब जरा ध्यान दो, सिर्फ पानी के साथ रिएक्शन करना चाहता है, इसके अलावा क्या बताएं? हाइड्रेशन एंथैल्पी आई है बस, और कुछ। अब जरा इधर ध्यान दो, ये फ्लोरीन है, इस वक्त इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। क्या है? अब इसने अपना ऑक्सीडेशन नंबर -1 कर लिया, खुद का तो रिडक्शन करा। जो खुद का रिडक्शन करता है वो कैसा एजेंट होता है? खत्म। Fluorine exhibit -1 oxidation state, whereas other halogen exhibit +1, +3, +5, +7 oxidation state also. Explain। भैया फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि कोई उससे इलेक्ट्रॉन छीन नहीं सकता। दूसरी बात, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है जो अपने आप को एक्सपैंड करके 3, 5, 7 में लेके जाए। क्या नहीं है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एक्सेप्शनली स्मॉल इन साइज, इट कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट and it show only negative oxidation state because of high। ठीक है, fluorine is the most electronegative element and cannot exhibit any positive oxidation state। ठीक है, other halogens have d orbital and therefore can expand their octet and show +1, +3, +4 and so on। आगे भाई ये क्या कह रहा है? राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट कर लेना। When HCl react with finely powdered iron, it form ferrous chloride, not ferric chloride। ऐसा क्यों? तो वो कहता है इस रिएक्शन के अंदर जब वो फेरस क्लोराइड बनाता है तो हाइड्रोजन लिबरेट करती है या हाइड्रोजन निकलती है। हाइड्रोजन इसको और रिएक्शन करने नहीं देती। हाइड्रोजन की गैस का काम क्या है? किसी को ऑक्सीडाइज करना या रिड्यूस करना। और जो पहले जो Fe2+ है फेरस है, वो फेरिक बनना चाहता है तो उसे वो ऑक्सीडाइज नहीं करने देगी, रिड्यूस कर देगी। अगर वो जाएगा भी ना Fe3+ की तरफ तो फिर दोबारा उसको रिड्यूस कर। हाइड्रोजन की गैस जब भी निकलेगी तो कोई भी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे नहीं पहुंच पाएगा। क्या ये बात समझ में आई?
एक इस क्वेश्चन को और देख लो, ICl मोर रिएक्टिव है आयोडीन से। ICl का मतलब है इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड कम स्टेबल होते हैं इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड कम स्टेबल होते हैं इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। Why are the element of group 18 known as noble gases? इसके दो कारण हैं, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है और इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम, इवन पॉजिटिव है, ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहते ना देना चाहते, इसलिए नोबल गैस। ठीक है, हाँ वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 18 हैव देयर वैलेंस शेल orbital completely filled and therefore react with a few elements only under the certain condition, therefore they are known as noble gases। ठीक है, इसके साथ ये 2 पॉइंट और लिखो तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर 2 पॉइंट एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, ये 1 2। ठीक है, आगे अगला, नोबल गैसेस हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। बाय, क्योंकि अकेली होती है, क्योंकि इनकी एटॉमिसिटी 1 होती है। जो अकेला होगा उसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, वैन डर वाल फोर्स कम होगी। अगर 2 मिले तो डायटोमिक गैस बन जाएंगे, 8 मिले तो सॉलिड तक बन जाएंगे, जैसे सल्फर। जैसे, क्या बात समझ में आई? नोबल गैसेस बीइंग मोनोएटॉमिक हैव नो इंटर एटॉमिक फोर्स एक्सेप्ट वीक डिस्पर्जन फोर्स एंड देयरफॉर दे आर लिक्विफाइड एज लो टेम्परेचर। उनको लिक्विफाई किया जाता है लो टेम्परेचर पे, हेंस दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, does the hydrolysis of XeF2 XeF6 leads to a redox reaction? क्या XeF6 redox reaction देती है? नहीं, क्योंकि जो प्रोडक्ट देती है वो +6 के देते हैं। याद है ना, उस दिन बताया था मैंने। आओ, कहाँ है XeF6? XeF6 का हाइड्रोलिसिस करें अगर हम, तो वो हमें ये सब देता है। और XeF6 +6 में है, जब वो और किसी में कन्वर्ट होता है तो वो तब भी जिनॉन +6 में रहता है। अगर जिनॉन +6 में ही रहा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ नहीं होगा, तो वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कहलाएगा। फिर भी मैं जवाब पढ़ लेता हूं। नो, द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ XeOF4 और XeO2F2 where the oxidation state of all elements remains same। और ये कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सेम रहे। यहां पर आपके एग्जांपल्स होते हैं समाप्त। मेरी बात सुनिए, एग्जाम्पल के साथ साथ कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लिए हैं हमने बीच बीच में, जो मुझे लगते हैं मैं करा देता हूं। मैं पीछे फिर से जा रहा हूं एक बारी। अब देखो यहां पर इस इंटेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, 32वें को, व्हाई इज हीलियम यूज्ड इन डाइविंग एपरेटस? बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन है। डाइविंग एपरेटस में वो गैस यूज की जाती है जो हमारे ब्लड में डिसॉल्व ना हो। हमारे ब्लड में वो गैस डिसॉल्व नहीं होगी जो इनर्ट होगी। हीलियम से ज्यादा इनर्ट कोई गैस नहीं है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। 11 पॉइंट समथिंग % इसका यूज किया जाता है। इससे पहले हम पूरा का पूरा नाइट्रोजन को यूज करते थे। हमारी जो एयर है उसके अंदर 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन होती है। पहले तो हमने ऑक्सीजन बढ़ाया क्योंकि वो जो स्कूबा डाइवर है उसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, नीचे काम करना पड़ रहा है पानी के नीचे, तो 30% तक उसकी ऑक्सीजन कर दी। ठीक है, 11% ये कर दी, कुछ 50-55% नाइट्रोजन बची। नाइट्रोजन को कम करने का कारण ये था कि नाइट्रोजन ब्लड में डिसॉल्व होके जब वापस आ रहे होते हैं तो अनडिसॉल्व होने पर अपना बबल बना लेती है। वो बबल बैंड की कंडीशन ला देता है। उसको अवॉइड करने के लिए हमने हीलियम भरी। कहाँ लिखी है सारी बातें? ये सेकंड चैप्टर में भी है और यहाँ पर भी है। पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके यूज। आज मैं आपको इसकी कुछ कटिंग भेज दूंगा जो जो आपको रीड करना। वैसे तो पूरा चैप्टर ही रीड करना है। पी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली रिएक्शन बैलेंसिंग वाली खुद कर लेना। व्हाई हैज इट बीन डिफिकल्ट टू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ रेडॉन? क्योंकि रेडॉन पाया ही कम था। मैंने आपको पहले ही बताया था ये बहुत महंगा होता है, दूसरा रेडियो एक्टिव होता है, ये पाया कम जाता है, इस वजह से हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसकी स्टडी नहीं कर सकते। ठीक, कुछ और इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला मैंने बता दिया आपको। मैं वो देख रहा हूं जिनमें रीजन है। हाँ जी, आया आया आया। 7.29 क्या कह रहा है? गिव द रीजन फॉर द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। ब्लीचिंग एक्शन का मतलब क्या होता है? कलर उड़ाना। क्लोरीन किस चीज के साथ रिएक्शन करेगा कि कलर उड़ा देगा? क्लोरीन नेसेंट ऑक्सीजन पैदा करता है। क्या पैदा करता है? किसके साथ? पानी के साथ रिएक्शन करके HCl अगर निकाला तो। ठीक है,
इसके लिए रिएक्शन लिख के दिखानी पड़ेगी मेरे को, मैं पीछे दिखाता हूँ। 1 मिनट में बेटा तेरी प्रॉब्लम पे आता हूँ। बेटा मैं रिएक्शंस के लिए कुछ जुगाड़ लगाऊंगा, लग जाएगा थोड़ा। ये अब ये वाला क्लास हो गई ना तुम्हारी, इसके बाद रिएक्शन का ही करूंगा। सारी दे दो, मैं वो करवा दूंगा मैम वाली, पहले पहले मैम वाली करा दूंगा। बेटा अभी सिर्फ ये लिख लो, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन में यही जवाब है। ये नेसेंट ऑक्सीजन पैदा करता है। क्या पैदा करता है? ठीक है, इनके जवाब वैसे पीछे भी लिखे होते हैं, उसको भी चेक कर लिया करो। एनसीईआरटी का आंसर है, थोड़ा सही रहता है। नहीं दिया हुआ। आगे देखो, नेम 2 पॉइजनस गैस विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन। कौन कौन सी होती है? एक तो मस्टर्ड गैस होती है, और टीयर गैस, फॉस्जीन गैस, ये सब हार्मफुल है हमारे लिए। ये देखो ये रही फॉस्जीन गैस, टीयर गैस, मस्टर्ड गैस, ये सारी हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, जो किससे बनती है? ये पॉइजनस होती है जो क्लोरीन से बनती है। ठीक है, इसके बाद जो इंटेक्स क्वेश्चन रह गए हैं, काफी हद तक निपटा दिए। इस वीडियो को यहीं कंप्लीट कर रहा हूं।